लिखेंगे अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 क्या लिखेंगे कि वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग क्या लिखेंगे इसमें कि इसका गठन, इसका गठन राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करते हैं। इसका गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अच्छा, इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। क्यों गठन करते हैं भैया? उद्देश्य क्या है? क्यों? तो इनका उद्देश्य क्या है कि वित्त आयोग के गठन करने का? तो आप बता दीजिएगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच, राज्यों के बीच कर यानी कि टैक्स, जो टैक्स से जो जमा होता है ना संचित निधि में धन, वह सभी राज्यों और केंद्रों के बीच में कैसे बंटवारा होगा, इसीलिए। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच कर टैक्स का बंटवारा करने के लिए, बंटवारा करने के लिए उद्देश्य क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच कर यानी कि टैक्स का बंटवारा करने के लिए। अरे जो भैया हम लोग जनता टैक्स देते हैं ना, वो भारत के संचित निधि में जमा रहता है। अब वो जो धन जमा हो गया ना, फिर उसको सरकार केंद्र और राज्यों के बीच में समान रूप से क्या करता है? बांट देता है। अच्छा, जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है उनके खिलाफ में थोड़ा सा ज्यादा सहानुभूति हो जाता है, समझ रहे बातों को, उनको थोड़ा ज्यादा दिया जाता है, नहीं तो सभी राज्यों को विशेष एकदम समान रूप से क्या करता है? बांट दिया जाता है। और यही बांटने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है, चल रहा है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है। कौन सा कार्यकाल चल रहा है? 15। एक बार फिर से अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन कौन करेंगे? राष्ट्रपति। इसका कार्यकाल वित्त आयोग का 5 वर्ष। उद्देश्य क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच कर यानी कि टैक्स का बंटवारा कर। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग का? 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है। और मेरे प्यारे भैया आपसे पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप बताइएगा NK सिंह। NK सिंह, पूरा नाम हुआ नंदकिशोर सिंह, पूरा नाम हुआ नंदकिशोर सिंह। तो वित्त आयोग से यह वित्तीय शक्ति है राष्ट्रपति की। इस अनुच्छेद को उतारिए, फिर आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी को कहा जाता है बजट। हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके बदले में, बजट के बदले में किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। ठीक है, आगे अब देखिएगा, यह जो बजट जो पेश किया जाता है, यह बजट राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। तो लिखिएगा, बजट राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा भाइयों। आगे देखिएगा, एक है अनुच्छेद 115। अनुच्छेद 115 देखो, ये जो हम पढ़ा रहे हुआ है कि कोई भी अनुदान की मांग, अनुदान समझ रहे हैं? मान लीजिएगा कि राष्ट्रपति सरकार ने यह बजट निर्धारित किया कि इस बार 1500 करोड़ में हमारा खर्चा वर्चा निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई, सरकार को जरूरत पड़ गया 1600 का, तो अब ये जो 100 करोड़ का जो एक्स्ट्रा जो जरूरत पड़ गया सरकार का, ये क्या हो गया भैया? अब तो ये एक्स्ट्रा खर्च हो गया। इसी को जब संचित निधि से निकालते हैं ना, इसी को बोलते हैं अनुदान। कि मतलब जितना आपने ब्यौरा दिया था उससे ज्यादा धन निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप क्या ले रहे हैं? अनुदान ले रहे हैं। और अनुदान की मांग अनुच्छेद 115 में कहता है, अनुदान की मांग राष्ट्रपति से अनुमति के बाद ही किया जा सकता है। तो यही बात लिखना है। क्या लिखेंगे कि अनुदान की मांग, अनुदान की मांग, अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही की जाती है। अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही की जाती है। यह बात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 115। इस बात को आप लोग उतार लीजिए। शक्ति देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं राष्ट्रपति का
ऊपर कट नहीं न रहा है। राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति या राष्ट्रपति का न्यायिक शक्तियां, ठीक है। सबसे पहला जो शक्ति में लिखेंगे राष्ट्रपति महोदय की न्यायिक शक्तियों में, जो सबसे पहला बात जो हम लोग लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं अनुच्छेद 143। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 143 कि जब राष्ट्रपति महोदय को कानूनी विषय पर कोई सलाह मशवरा लेना हो तो वह किनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। तो अनुच्छेद 143 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 143 सबसे पहले क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी विषय पर सलाह ले सकते हैं। सलाह ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? हाँ, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी विषय पर सलाह कोर्ट से किसी कानूनी विषय पर सलाह ले सकते हैं। हालांकि यह मानेगा कि नहीं मानेगा यह राष्ट्रपति के विवेक पर, उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है। हमको मानना है कि नहीं मानना है, लेकिन सलाह ले लेगा। जैसे आप लोग भी सलाह लेते। एक अनुच्छेद आता है 72 भाई साहब, और इस अनुच्छेद को आप लोग VVI कर लीजिए। अनुच्छेद 72 72, इसको आप लोग VVI कर लीजिए। अनुच्छेद 72 इसमें है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति महोदय आपको क्षमादान कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति महोदय के पास यह भी शक्ति है कि वह मृत्यु दंड को भी समाप्त कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, और राज्यपाल को ऐसी पावर नहीं है। बाकी सब पावर है। समझ में आया? राष्ट्रपति भी क्षमादान कर सकते हैं और राज्यपाल भी क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ही केवल मृत्यु दंड को समाप्त कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आया? तो आज हम लोग जो देखेंगे राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिएगा। इसमें कई प्रकार के चीजें आते हैं। जैसे एक होता है क्षमा। क्षमा का मतलब हुआ है कि दंड जो है ना पूरी तरह से समाप्त हो गया। क्षमा का मतलब क्या? जो भी दंड आपको दिया गया था वह पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो लिखेगा इसमें राष्ट्रपति दंड पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। इसमें राष्ट्रपति दंड पूरी तरह से क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। दंड ही समाप्त हो गया भैया, आप एकदम पूरी तरह से क्षमादान कर दिया गया, लोग भी खुश हो गया। अभी निर्भया के 3 दोषियों ने राष्ट्रपति महोदय के पास में क्षमादान की अर्जी लगाई थी। राष्ट्रपति महोदय ने देखा और खारिज कर दिया, और ऐसा होना भी चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। जो गलत करेगा उसको माफी कभी नहीं मिलनी चाहिए। समझ में आया? चाहे वो कोई भी हो। और गलत का जो साथ दे रहा है उससे बड़ा रावण कोई है ही नहीं, जान लीजिए। चाहे कोई भी चीज में कोई गलत का साथ दे रहा है उससे बड़ा फिर कोई रावण ही नहीं, समझ लीजिएगा। ठीक है, गलत में कभी साथ मत दीजिए। और एक बात और जान लीजिए, आप अगर शराब पीने वालों के साथ में बैठ करके लस्सी भी पीजिएगा ना, लोग कहेगा शराब ही पी रहा है, क्योंकि उनका मनोविज्ञान वैसा सेट हो चुका है। समझ में आया? इसीलिए दागी आदमी से दूर ही रहें। समझ में आ रहा है? आगे अगला बोल रहे हैं लघुकरण। इसमें क्या होता है भैया? इसमें यह होता है कि दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर करके उनको छोटा कर दिया जाता है। जैसे मृत्यु दंड की सजा को बदल करके आपको आजीवन कारावास में कर देगा। लघुकरण का यही मतलब हुआ। तो इसमें क्या लिखेंगे? दंड का स्वरूप बदलकर उसे मोटा कर दिया जाता है। हाँ, छोटा कर दिया जाता है, लघु कर दिया जाता है। जैसे मृत्यु दंड की सजा को उम्र कैद में बदल देते हैं। मृत्यु दंड की सजा को किसमें बदल देते हैं? उम्र कैद। इसको बोलते हैं आजीवन कारावास। उम्र कैद, आजीवन कारावास। परीक्षा में प्रश्न बन रहा है ना, परिहार। बिना दंड के
स्वरूप में परिवर्तन किए ही सजा कम कर देना, यही ना था? परिहार नहीं, एक होता है प्रविलंबन। इसमें क्या होता है कि कुछ सजा को रोक दिया जाता है कुछ दिन के लिए, और अस्थायी रूप से क्या किया जाता है? रोक दिया। जैसे मृत्यु दंड की सजा है ना, उसको कुछ दिन के लिए रोक देगा, इसको बोलते हैं क्या? प्रविलंबन। तो लिखिएगा इसमें सजा को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाता है। इसमें सजा को कुछ दिन के लिए क्या किया जाता है? रोक दिया जाता है। रोकवा दिए। इसको उतार लीजिए। एक होता है विराम, लीजिए विराम दिख रहा है नीचे आप लोगों को, नहीं फोन को? विराम। इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए कोई महिला है, जैसे कोई गर्भवती महिला है, तो उनके लिए क्या करेगा? कुछ दिन के लिए सजा को क्या करेगा? आपका जो कि विराम लगा देगा, रोक देगा। तो लिखिएगा विशेष परिस्थिति में सजा को रोक देना, जैसे गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की सजा को रोक देना, इसी को बोलते हैं विराम। तो आप देख रहे हैं, देखने वाले राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, वो अलग से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। आपसे पूछता है भारत कि बता मेरे लाल, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति मतलब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सुप्रीम कमांडर कौन होता है? पक्की बात, तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। यह बात याद रखिएगा। तो यहां पे लिखिएगा राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति अनुच्छेद 53। क्या लिखेंगे? तीनों सेना कौन कौन? जल सेना, वायु सेना, थल सेना, ये तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेना कौन? जल सेना, वायु सेना, थल सेना का सर्वोच्च सेनापति अभी कौन है बताइएगा? राष्ट्रपति होते हैं। पक्की बात। एक होता है राष्ट्रपति का कूटनीतिक शक्ति। राष्ट्रपति का कूटनीतिज्ञ शक्ति। राष्ट्रपति का कूटनीतिक शक्ति, ये क्या हुआ कि किसी भी देश में संधि या समझौता किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। लिखेगा किसी देश के साथ संधि या समझौता राष्ट्रपति के नाम से होगा। राष्ट्रपति का कूटनीतिक शक्ति में क्या? किसी देश के साथ संधि या समझौता किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। पक्की बात। ओके। 123 इसमें है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब इसमें क्या होता है सुनिएगा। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, संसद सत्र में ना हो और उस समय कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो राष्ट्रपति जो कानून जारी करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अध्यादेश। अध्यादेश मतलब आदेश। क्या समझ में आया? कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और उस समय कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो राष्ट्रपति जो कानून जारी कर देते हैं उसी कानून को क्या बोलते हैं? अध्यादेश। और यह किस अनुच्छेद में बताइए? लिखिएगा। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब राष्ट्रपति
तब राष्ट्रपति जो आदेश जारी करते हैं, आदेश जारी करते हैं, उसी को अध्यादेश कहते हैं, उसी को अध्यादेश कहते हैं, उसी को अध्यादेश कहते हैं। कह दिए। अब इसका समय अवधि कितना रहता है? तो 6 सप्ताह। अध्यादेश की अवधि संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक रहता है। अध्यादेश अवधि कितना है? संसद के सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह तक। मतलब कि अभी अध्यादेश जारी कर दिया तो तब तक तो चलेगा ही नहीं जब तक संसद का सत्र में आएगा, और संसद का सत्र में आने के बाद कितने सप्ताह तक? 6 सप्ताह तक चलेगा, और 6 सप्ताह तक में उसको संसद से पारित करवा लेना अनिवार्य है। अगर वह पारित नहीं होगा तो वह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और अगर पारित हो जाएगा तो वह क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? तो 6 सप्ताह तक इसकी क्या रहती है? अवधि रहती है। आप लोग इसको उतार लीजिएगा, फिर हम